अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ़ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उनका एलिवेशन सीक्वेंस हम कैसे निकालें? सबसे पहली बात, हमें ये सारा पोलैरिटी आर्डर या पोलैरिटी सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पोलैरिटी आर्डर है क्या हमारे पास। सबसे ज़्यादा पोलर एसिड हैं, फिर उससे कम फ़िनोल, ये डिक्रीज़िंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, ठीक है। फ़िनोल के बाद अल्कोहल, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ईथर, एरोमेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फिर डाइईन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड और लास्ट में एल्केन। तो इस तरह से ये पोलैरिटी की बेसिस पे अरेंज किए हुए हैं। ये सबसे पहले हमें सब याद होने चाहिए, फिर ही हम किसी भी कंपाउंड की जो है एल्यूजन सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाए, ये कंपाउंड है और सेकंड हमारे पास ये कंपाउंड है। इन दोनों को अगर हम रन कराएं, फिर दूसरी चीज़ होती है रिवर्स और नॉर्मल फेज़। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। रिवर्स का मतलब होगा कि पोलर मोबाइल फेज़ और नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़। नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी मतलब नॉन पोलर मोबाइल फेज़, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाए कि रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी है। रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी में इन दोनों में से पहले कौन सा इल्यूट होगा? तो रिवर्स फेज़ में पहले तो हमें ये देखना है कि पोलर मोबाइल फेज़ है। पोलर मोबाइल फेज़ है तो मतलब पहले इल्यूट होने वाला कंपाउंड ज़्यादा पोलर होना चाहिए। तो एक तरफ है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ है अल्कोहल या फ़िनोल। अब फ़िनोल और एसिड में से एसिड ज़्यादा पोलर है तो पहले ये इल्यूट होगा, सेकंड पर ये। तो इस तरह ये चीज़ देखी जाएगी। इसी की जगह अगर हमें कह दिया जाए कि नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी है तो कौन सा पहले इल्यूट होगा, तो इसका सीक्वेंस आर्डर चेंज हो जाएगा। फिर नॉर्मल में नॉन पोलर पहले आना चाहिए, तो इन दोनों में से कम जो है पोलर वो OH वाला है, तो पहले ये इल्यूट होगा, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। दूसरी चीज़, अगर इसी की जगह हमारे पास इसमें OH ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, और साथ में सेम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला स्ट्रक्चर है। अब हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से रिवर्स फेज़ में पहले इल्यूट कौन सा होगा, तो फिर से हमारे पास सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH ग्रुप ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी हमें वही देखना है कि पहले प्रायोरिटी पैटर्न एसिड का ही रहेगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे पे जो है OH ग्रुप कम पोलैरिटी वाले ज़्यादा मौजूद हैं, कम मौजूद हैं, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। बस हमें ये देखना है कि सबसे पहले इल्यूट ज़्यादा पोलैरिटी वाला ही होगा। दूसरी बात, कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज़ करने से, जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 कार्बन वाला है, इसकी जगह दूसरा 5 कार्बन वाला हो गया, तो ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज़ करने से भी पोलैरिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि वो नॉन पोलर की तरफ जाता जाएगा जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होगा। तो इन दोनों में फिर पोलैरिटी के हिसाब से पूछा जा सकता है कि एक कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज़ हो गई तो उसमें जो है क्या फ़र्क पड़ेगा। या दूसरी बात ये कि हमें पूछा जाए ब्यूटेन और पेंटेन है, इन दोनों में से रिवर्स फेज़ में पहले इल्यूट कौन सा होगा? रिवर्स फेज़ में पहले ब्यूटेन इल्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एज़ कम्पेयर टू पेंटेन के थोड़ा पोलर ज़्यादा होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स, अगर किसी भी जो है कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सैचुरेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उससे भी पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी। मींस एक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, दूसरा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ये इसकी पोलैरिटी एज़ कम्पेयर टू इसके ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड्स की वजह से भी। ये चीज़ें ही तकरीबन इनमें मेन है कि किस तरह इल्यूजन पैटर्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ले लेते हैं कंपाउंड, जो ज़्यादातर सर कंपाउंड्स पढ़ाते हैं आप लोगों को,
उन्हीं में से पूछेंगे। ये गवासीन की स्ट्रक्चर है। गवासीन के साथ हम ये एरिकाडीन। अब गवासीन और एरिकाडीन में से अगर हमें कहें कि रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है, फिर से रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में पहले कौन सा एल्यूट होगा, गवासीन या एरिकाडीन? तो हमें देखना होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन सा है। एक ऐसा है जो सिंपली जो है ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई है नाइट्रोजन वाली, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग तो सारी की सारी सेम है, सिर्फ ये एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो कार्बन नंबर इंक्रीज़ हुआ है। अब कार्बन इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो ये पोलैरिटी को डिक्रीज़ कर देगा। तो मतलब ये ज़्यादा पोलर हुआ, ये जो है कम पोलर हुआ इन दोनों के कंपैरिजन में। तो पहले एल्यूट रिवर्स फेज़ में। अब हमें दूसरी बात याद करनी होगी कि पोलर मोबाइल फेज़ है। पोलर मोबाइल फेज़ है तो पोलर वाला पहले एल्यूट होगा और ये सेकंड नंबर पर एल्यूट होगा, इस तरह। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी की कैलकुलेशंस, उनमें से केसी या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। बाकी आरएफ वैल्यू है। आरएफ वैल्यू के लिए क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूट या जो सैंपल है हमारा, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेज। अब जो भी मीन्स ये फॉर एग्जांपल पेपर है, पेपर पे यहाँ तक हमारा जो है सॉल्वेंट मूव करके आया है, तो यहाँ से लेकर ये सॉल्वेंट आ गया, इसको सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है सॉल्वेंट ने, और जो हमारे पास कंपोनेंट्स आए हुए हैं वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक आए हैं एल्यूट होके, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूट। अब ये वाला जो है डिस्टेंस होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमें मिल जाएगी आरएफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये था 3, ये है हमारे पास 5, तो 3 डिवाइड बाय 5 वैल्यू निकालेंगे हम, जो भी वो आरएफ वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी बात कि आरएफ वैल्यू हमेशा 1 के अंदर ही आती है, मींस आरएफ वैल्यू 0.8 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 1 के अंदर मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। 1 से ऊपर कभी भी आरएफ वैल्यू नहीं जाएगी।